इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, चलो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्या है फर्स्ट पॉइंट में? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो पहले हमने देख लिया ना कि क्या काम करना है, हाउ द वर्क इज टू बी डन। हमने देख लिया कि सर एक्चुअली ये जो काम जो करना है वो कैसे करना है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई। इफ देयर वॉज नो प्लानिंग, अगर सर हम प्लानिंग ही नहीं करते तो क्या होता कंपनी में? एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर कंपनी में हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस, पहले से ही सोच के हाउ वर्क इज टू बी डन, के काम को कैसे करना है, हमने प्लानिंग को स्टार्ट करा, काम करना स्टार्ट करा। अगर कोई प्लान नहीं होगा कंपनी के अंदर, एम्प्लॉइज क्या करेंगे? डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे एंड कंपनी कभी भी अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव नहीं कर सकती, बिकॉज एवरी वन इज वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस और हमें सबको एक ही डायरेक्शन में काम करवाना है, दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके सर, ओके। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग किस चीज की डालनी है आपको? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की हेडिंग डालनी है, और पहली हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग क्या डालनी है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अंदर का लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर के तो नोट्स में से पढ़ लेना। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो सिर्फ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सब पॉइंट्स लिखो उसके। सबसे पहला पॉइंट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, लिख लिया? ये सर। सेकंड पॉइंट क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। डाल लो हेडिंग प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होता है अनसर्टेनिटी का मीनिंग? एकदम चेंजेस आना मतलब। हाँ सर, हमें सर क्या पता सर फ्यूचर में कल को क्या हो जाए, तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कैसा होता है सर? अनसर्टेन होता है ना, उस हिसाब से फिर हमें अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ जाएगा। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। सर हम आगे का विजन अपने माइंड में लेके चल रहे हैं ना सर, फ्यूचर का सोच रहे हैं सर, हम सोच रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं चेंजेस, कि कुछ आगे चल के कुछ चेंजेस आ सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, और हम कंसिडर करेंगे कि सर उस चेंज से हमारी कंपनी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। और सर जो चेंज जो पड़ेगा उस हिसाब से हमें कौन कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे, कि हमारी कंपनी की ऐसा नहीं है कि सर सेल्स खत्म हो जाए या हमारी कंपनी सर डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। आपने आगे देखा, लुक अहेड करा, उससे आपको चेंजेस के बारे में पता चला कि फ्यूचर में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। आपने उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचा कि सर ये जो चेंज है मेरे बिजनेस में किस हिसाब से इम्पैक्ट करेगा, सर अच्छा इम्पैक्ट करेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा? अगर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज, तो मैं उस टाइम कैसे रिस्पॉन्स करूंगा, मैं अपने बिजनेस में ऐसे कौन से चेंजेस लेकर आऊं कि मेरे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग से क्या खत्म कर सकते हो आप? अननेसेसरी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसको फिनिश कर सकते हो। तो प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। तो हेडिंग डालो फटाफट से, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो आपस में क्या रखते हैं दोस्त? कोऑर्डिनेशन रखते हैं। एंड इंडिविजुअल्स वेयर बाय useless and redundant activities are mentioned, whereby useless and redundant activities are mentioned। अब इसका मतलब क्या है? देखो, डिपार्टमेंट्स वालों ने बैठा, सेटिंग करी, मीटिंग करी, सारे डिपार्टमेंट्स वाले बैठे और उन्होंने क्या करी सर? मीटिंग करी। एंड मीटिंग्स के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें निकाली, कुछ ऐसी एक्टिविटीज निकाली जो एक्टिविटीज क्या है? यूजलेस, जिनको करने के लिए कंपनी को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन एक्टिविटीज से कंपनी को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, आपस में कोऑर्डिनेशन करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज निकाली जो यूजलेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उन एक्टिविटीज को क्या कर दिया सर? स्क्रैप कर दिया, कि आज से हम ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेट सपोज, जैसे कि गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, जब मैंने नया नया इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट जब करा तो मैंने काफी सारी क्या करी सर? एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करी। ठीक है, तो काफी सारा एडवर्टीजमेंट में, इधर एडवर्टीजमेंट, उधर एडवर्टीजमेंट, उधर एडवर्टीजमेंट, तीन चार जगह पे मैंने एडवर्टीजमेंट्स करे। लेकिन द थिंग इज सर, सबसे ज्यादा क्राउड कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा क्राउड आता है रेफरल से।
सबसे ज्यादा क्राउड कहाँ से आता है सर? रेफरल से। मुझे पता चला कि जो स्टूडेंट है वो किसको लाके देता है सर? स्टूडेंट्स को लाके देता है। अगर स्टूडेंट हैप्पी है तो वो आगे अपने दोस्तों को बोलता है कि यस आई एम सेटिस्फाइड विद माय टीचर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, तो हमारी क्लासेस को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो स्टूडेंट ही हमारी क्या कर देता है सर? एडवर्टीजमेंट कर देता है। तो इतनी सारी मैं जो अननेसेसरी एक्टिविटीज में जो मैं इन्वॉल्व हूँ उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा सर? एक्सपीरियंस से पता चलेगा, पास्ट एजम्पशन से पता चलेगा, है ना, एजम्पशन से पता चलेगा। और इसके लिए प्लानिंग लग जाएगी। अब मैंने क्या प्लान करा कि सर थोड़ी सी जगह हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, बाकी सारा क्राउड हमारा ऑर्गेनिकली आ जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या प्रमोट करेगा? इनोवेटिव आइडियाज। ओके सर। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, हमें पता है। मैनेजर्स गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। कंक्रीट का मतलब समझता है ना? कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट सीमेंट। है? सीमेंट जैसा होता है जो। हाँ हाँ, सीमेंट जैसा मतलब पक्का। मतलब कंक्रीट प्लान्स मतलब पक्का प्लान। हमारे पास एक आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया, कि कैसे हम क्या पढ़ेंगे सर? बीएसटी। तो हमने क्या करा सर? बहुत सारे कार्टून इमेजेस वगैरह बना दी और उनसे हमने क्या पढ़ दी सर? बीएसटी पूरी पूरी खत्म कर दी। तो इसको क्या बोलते थे सर? हमने एक प्लान बनाया, इनोवेटिव आइडिया आया, उस इनोवेटिव आइडिया पे हमने स्टिक करा एंड फाइनली अपने क्या बना लिए? उस आइडिया से हमने सारे अपने प्लान ड्राफ्ट कर दिए। ठीक है। तो प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है ना? आइडिया के ऊपर। प्लान किसके ऊपर टिकी है सर? आइडिया के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आइडिया के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, है ना। कुछ चीज का आइडिया आता है, फिर उस आइडिया के ऊपर हम प्लान करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है माइंड में कि सर ये ऑब्जेक्टिव है। ओके। आगे। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो हेडिंग्स आप लिखते जा रहे हो ना मेरे साथ साथ? प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अंदर का लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ सिर्फ हेडिंग्स लिखो। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन। ठीक है सर, हमने एक टारगेट बना लिया कि क्या करना है प्लान्स के अंदर। मैनेजर हैज टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव्स। अब प्लानिंग के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हर एक ऑल्टरनेटिव को आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा एंड सेलेक्ट करना पड़ेगा मोस्ट वाइबल ऑप्शन, मतलब मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर योर कंपनी, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर योर कंपनी। तो इसलिए क्या लगा इसके अंदर? डिसीजन मेकिंग लगा। क्योंकि सर डिसीजन मेकिंग कैसे आया सर? प्लानिंग के अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, मैं एक एक ऑल्टरनेटिव को डीपली स्टडी करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरी कंपनी के लिए बेस्ट है, उसको मैं क्या कर दूंगा? सेलेक्ट कर दूंगा, खत्म। तो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जैसी वर्ड आता है तो उसको किससे कनेक्ट करना है? ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, तो मैं हर एक को स्टडी करूंगा, मोस्ट वाइबल ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा। प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या स्टैब्लिश करता है? स्टैंडर्ड्स करता है कंट्रोलिंग के लिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। अब सर क्या होता है देखो, प्लान करा आपने किसी भी चीज का, आपने प्लान करा कि सर मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। क्या करूंगा? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, कपड़े बनाऊंगा सर। तो आपने डिसाइड करा कि मैं क्या बनाऊंगा सर? टी शर्ट्स बनाऊंगा। तो आपने प्लान करा कि मेरी कंपनी के अंदर इतनी सारी मशीन्स होगी, ठीक है, मशीन्स है मेरे पास इतनी सारी, तो 1 आवर के अंदर मेरी कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय 100 टी शर्ट्स बना सकता है। 1 आवर के अंदर हर एक एम्प्लॉय कितनी टी शर्ट बना सकता है? 100 टी शर्ट बना सकता है। ठीक है, ये आपने क्या करा सर? ये प्लान बनाया आपने, और प्लान से क्या बना दिया आपने? एक स्टैंडर्ड बना दिया। कि स्टैंडर्ड क्या है? कि सर स्टैंडर्ड ये है कि मेरी कंपनी में 1 आवर के अंदर हर एक एम्प्लॉय कितनी टी शर्ट्स बनाता है? 100 टी शर्ट्स बनाता है। अब मैं क्या करूंगा सर? इस चीज के ऊपर कंट्रोल रखूंगा। क्या रखूंगा? कंट्रोल रखूंगा। कंट्रोल रखने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? एक्चुअल डेटा चाहिए। क्या चाहिए सर? एक्चुअल डेटा चाहिए। तो मैं गया, मैंने एम्प्लॉय से बात करी, मैंने कहा हाँ भाई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने बोला हाँ मालिक। मैंने बोला एम्प्लॉय ने मतलब उसने क्या बोला? ओनर ने, भाई कितनी टी शर्ट बनाई आपने 1 आवर के अंदर? उसने बोला सर सरकार 80 टी शर्ट्स। तूने क्या करा? बहुत डांटा उसको, बहुत डांटा कि भाई जब तेरे को बोला था कि 1 घंटे में 100 टी शर्ट्स बनानी है, तूने 80 टी शर्ट्स कैसे बनाई? तो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग वो कैसे हो पाएगा? जब दिमाग में एक प्लान होना चाहिए। प्लान से क्या बनेंगे? आपके कंपनी के स्टैंडर्ड्स बनेंगे। एक बार एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बन गई, स्टैंडर्ड टाइम बन गया, फिर उसको क्या कर सकते हो सर? चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? चेकिंग कर सकते हो, क्या हमारे जो एम्प्लॉयज है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो स्टैंडर्ड टारगेट्स को आपको चेक करना है, टारगेट्स को चेक करना है वर्सेस एक्चुअल वर्क डन। तो स्टैंडर्ड टारगेट्स को किससे चेक कर रहे हो आप? एक्चुअल वर्क डन। ये किस वजह से पॉसिबल है ना? प्लान की वजह से ही तो पॉसिबल है। प्लान से बने स्टैंडर्ड टारगेट्स और स्टैंडर्ड टारगेट से कंपेयर करा हमने एक्चुअल वर्क डन। फिर एम्प्लॉय को हमने डांट लगाई कि भाई तू काम नहीं करता यार बिल्कुल भी। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। कंट्रोल इज ब्लाइंड।
कंट्रोल कैसा है, ब्लाइंड है, विदाउट प्लानिंग। थस प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल। अब मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 मैंने दिया, चैप्टर नंबर 2 मैंने दिया, तो जो मेरे नोट से हर एक चैप्टर 2-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो एक बच्चा उसको 4-5 आवर्स के अंदर क्या कर सकता है, इजीली खत्म कर सकता है। बच्चे को मैंने 2 दिन प्रिपरेशन के लिए दिए, 2 डेज, मतलब 24 इंटू में 2 इज 48 आवर्स, उसमें से 5 आवर्स निकालने। और बच्चे ने क्या नहीं करा, लर्न नहीं करा। तो मुझे पता चल जाएगा ना कि भाई इसने कहीं ना कहीं क्या करी है, गड़बड़ करी है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो रीज्वाइन कर लियो, मीटिंग बंद होने वाली है, ठीक है। ये तेरे ऊपर था एग्जाम्पल। ओके, ऐसे पढ़ तो रहा हूँ मैं। अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सारी हेडिंग्स लिख ली एक बार। तो फीचर्स की सारी हेडिंग्स को एक बार रिकैप कर, और इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स को फटाफट से रिकैप कर ले माइंड के अंदर। जैसे अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो बहुत सारे स्टेप्स है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले अब ध्यान से सुनना है सर, जब भी ये प्रोसेस होता है ना, तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे। मतलब ये नहीं कर सकते हम आगे पीछे लिख दे, क्योंकि ये क्या है, प्रोसेस है सर। जिस भी चीज का कुछ भी प्रोसेस होता है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। आगे जब भी मैं कोई भी प्रोसेस बताऊंगा ना, कुछ भी पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं दोबारा से ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। प्लानिंग के मतलब जो भी प्रोसेस जो होता है, आप उसकी हेडिंग्स को आपको सिस्टमैटिकली लिखना है। जैसे अभी हमने आपको फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ाया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस की हेडिंग्स ऊपर नीचे नहीं हो सकती। सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सबसे पहली अगर हेडिंग है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको वो ही लिखना है। सेकंड अगर वो है हेडिंग्स डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइसेस, तो वो ही आपको क्या करना है, लिखना है। समझा मेरी बात, नहीं समझा? तो सीक्वेंस वाइज आपको इसको क्या करना है, ओके। लर्न करना है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, सीधा हम प्लान का फॉलो अप नहीं ले सकते जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बना। तो बताओ जल्दी से, चलो लर्न करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि कितना स्कोर करेंगे, 95 प्लस हम क्या कर देंगे, स्कोर कर देंगे। तो हमारे दिमाग में क्या था ऑब्जेक्टिव का, कि सर 95% प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। सर ये प्रीमाइसेस का मतलब पता है क्या होता है, एजम्पशंस। क्या होता है, एजम्पशंस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एजम्पशंस। तो हमने अपने दिमाग में बहुत सारी सर कहानियां बनाई। हमने कहा बीएसटी हम खुद कर लेंगे, इकोनॉमिक्स हम खुद कर लेंगे, सिर्फ एक मैथ्स की ट्यूशन लगाएंगे और सिर्फ अकाउंटेंसी की ट्यूशन लगाएंगे, एंड बाकी सारा हम खुद मैनेज कर लेंगे, इंग्लिश भी हम खुद से देख लेंगे। तो ये सारी क्या थी, हमारी एजम्पशंस, कि हम 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए इतने सब्जेक्ट्स की कोचिंग लगाएंगे। फिर आपने क्या करा, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो बाकी के सब्जेक्ट्स की, जैसे अकाउंटेंसी की आपने सोचा कि सर कोचिंग लगानी है, मैथ्स की आपने सोचा कि हमें कोचिंग लगानी है, तो आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखे, मतलब अलग अलग टीचर से ट्रायल क्लासेस लेने के लिए गए। क्या लेने के लिए गए, ट्रायल क्लासेस लेने के लिए गए। तो आपकी कहानी से मैं सारा का सारा प्रोसेस लर्न करवा दूंगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में था ऑब्जेक्टिव कि 12th में तो कुछ बड़े नंबर लाने हैं। उसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस बनाई कि अकाउंट्स और मैथ्स की ट्यूशन लगाएंगे, बाकी सारे क्लासेस हम खुद कर लेंगे। मैथ्स की और अकाउंटेंसी की ट्यूशंस की हम ट्रायल क्लासेस लेने के लिए गए। हमने मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे कि ये टीचर भी पढ़ाते हैं, वो टीचर भी पढ़ाते हैं, ये टीचर भी पढ़ाता है, सारे हमने ऑल्टरनेटिव्स लिए। फिर हमने इवेल्युएट करा, हमने इवेल्युएट करा ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। इवेल्युएट मतलब डीप स्टडी क्लास लेने के लिए गए, तो हमने क्या देखा कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। फाइनली हमने क्या करा, सेलेक्ट कर दिया बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमने अपने लिए बेस्ट एक टीचर हमने फाइंड कर लिया। तो हमने एक बेस्ट टीचर को क्या कर लिया सर, सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से। तो हमें पता चला हमारे नियर बाय एरिया के अंदर अकाउंट्स के 4 टीचर्स हैं और मैथ्स के पढ़ाने वाले 5 टीचर्स हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। फिर हम ट्रायल क्लास लेने के लिए चले गए। हमने इवेल्युएट कर लिया कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। समझ रहा है मेरी बात, नहीं समझ रहा? सबसे पहले देखो क्या था, सबसे पहला था हमारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव। उसके हिसाब से हमने कुछ एजम्पशंस बनाई। उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई करा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पता चला 4 अकाउंट्स के टीचर है, 5 मैथ्स के टीचर्स है। फिर हमने इवेल्युएट करा। कैसे इवेल्युएट करोगे किसी टीचर को, उसकी ट्रायल क्लास ली सर। पता चला कि हाँ ये कौन सा अच्छा पढ़ा रहा है। फिर सेलेक्ट कर दिया हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वहां पे हमने पैसे वैसे दे के क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। और फाइनली हमने अपने प्लान की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। मतलब सर हम 95% की जर्नी की तरफ निकल गए। एंड हम उसका क्या लेते थे सर, फॉलो अप लेते थे। सबसे पहले चलो दोबारा से पढ़ते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्या था पीयूष, दिमाग में क्या था सबसे पहले? सर हमारे दिमाग में सबसे पहले था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव था 95% मार्क्स लाने का। दूसरा अगर हम बात करें, सर हमने करी बहुत सारी प्रेमाइसेस, बहुत सारी हमने क्या ली सर, एजम्पशंस। मतलब कुछ सब्जेक्ट हमें सेल्फ स्टडी करना है, साथ साथ लिख लो अगर फटाफट से, सेल्फ स्टडी करना है, कुछ की हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि आगे चल के फिर भूल जाएगा सर ने कैसे याद करवाया था हमें। फिर हम क्या करेंगे सर, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखेंगे। तो हमने देखा अकाउंट्स के 4 टीचर्स हैं,
मैथ्स के 5 टीचर्स हैं हमारे एरिया के अंदर। हमने फिर क्या करना चालू करा सर, इवेल्युएशन स्टार्ट कर दी। हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया सर, इवेल्युएट करा, मतलब ट्रायल क्लासेस ज्वाइन करी सबकी। ट्रायल क्लास हमने क्या करी सर, ज्वाइन करी। तो उससे इवेल्युएशन हो गया टीचर का कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर फिर हमने फाइनली क्या करा, सिलेक्ट करा बेस्ट टीचर, मतलब बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमें अपना ड्रीम टीचर मिला सर। टीचर का भी ड्रीम हो सकते हैं कैसे, हमें अपना ड्रीम टीचर मिला। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 6 के अंदर सर हमने फाइनली क्या कर दी सर, अपना ऑब्जेक्टिव्स का क्या स्टार्ट कर दिया, अचीव करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए हेडिंग क्या डली हुई थी, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। अब हमने अपने प्लान की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी, हम अच्छे से पढ़ने के लिए बैठ गए। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, और उसके बाद क्या होता है, फॉलो अप। क्या होता है, फॉलो अप। तो आपने जो भी टारगेट्स वगैरह जो बनाए थे, क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर, फॉलो अप। कि वट वट आई वाज प्लानिंग, जो मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या मैं एवरी वीक एवरी मंथ उसको अचीव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा है ना। देखना भी तो पड़ेगा ना कि पास्ट पिछले पिछले पूरे मंथ में मैंने क्या करा। तो उसको क्या बोलते हैं, फॉलो अप, फीडबैक एक तरीके से। जैसे कंपनीज लेती है कि सर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज करा तो व्हाट इज योर फीडबैक। तो वैसे ही आपने मेहनत करी 95% मार्क्स के लिए, आपने क्या करा सर, पूरे महीने मेहनत करी, अच्छे से क्लास क्लास के अंदर गए, पढ़ाई करी, एंड फिर आपने कहा कि क्या ये जो मैंने करा वॉज इट सेटिस्फैक्ट्री, क्या ये मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा। तो फॉलो अप लिया। ठीक है, फॉलो अप का मतलब समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान ले तेरा कल टेस्ट है 2 चैप्टर्स का, तो दिन में या इवनिंग में मैंने फॉलो अप लिया, हाँ भाई पीयूष कितनी प्रिपरेशन होगी, कितनी प्रिपरेशन हो गई। तो तूने बोला सर मेरे तो 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो गए, कल तो सर मैं एकदम धूम मचा दूंगा टेस्ट के अंदर। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉलो अप ऑफ प्लान। कह रहा सर ठीक है अपनी सर। तरफ से कहानियां मत बनाया करो आप, हैं। सही बात कहानियां है बहुत सर। बना देते हो सर आप। मैंने सही करी है हो सर। प्रिपरेशन, नहीं करी हो, प्रिपरेशन तो और हो स्टार्ट जाएगी भी नहीं बेटा। करती। और कोई बात नहीं, शाम तक हो जाएगी, मुझे पता है। टेस्ट कितने बजे मेरा? टेस्ट कितने बजे, इवनिंग में लेंगे, रात को एकदम 9 o'clock। उसी टाइम पढ़ूंगा। ओए, अच्छे से पढ़ ले पागल, फिर नंबर कैसे आएंगे अच्छे से। अभी अभी तो पढ़ लेगा, फिर दिमाग में चीजें हैं। आज आज इको का भी टेस्ट है, फिर कल पूरे फुल अकाउंट का टेस्ट है, फिर आपका भी टेस्ट है, फिर पर पेपर भी है मेरा। सर आप दर्द ही तो नहीं समझते ना सर, मुझे लगा था कि आप हमारे दर्द समझोगे, लेकिन आप भी ऐसी यस टीचर सर। निकले जो हमारे दर्द नहीं समझते। लेकिन भाई सही बात। दर्द की बात ऐसी है कि लेने तो पड़ेंगे ही ना, शुरू से ही मेहनत करता, शुरू से पढ़ता रहता तो दिक्कत नहीं होती। अब ये दर्द लेकर कौन आया है अपने जीवन में, बताओ कौन ये दर्द लेकर आया है? हम खुद ही तो लेकर आए सीबीएसई। हैं। कौन लेकर आया? सीबीएसई। सीबीएसई। सीबीएसई लेकर आया। तो भाई देख, सीबीएसई को बोल, मेरे को मत बोलियो, मैं तो तेरे को इजी करवा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें। चलो। हमारा भी एमसीक्यू पेपर होना चाहिए था, फिर तो फुल आती। हाँ थोड़ा बहुत एमसीक्यू है ना। अब मेरे ख्याल 30% एमसीक्यूज है ना, 80 में से, फाइनल एग्जाम पे। हो जाना चाहिए था ना कि 50 मार्क्स, मतलब 40 एमसीक्यू, 40 सब्जेक्टिव। अच्छा, तेरे को क्या लगता है कि बीएसटी के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आसान थे बेटा? समझ भी नहीं तो आता आपको कौन सा पता है, आंसर मार्क करना है, कौन सा नहीं करना। फिर एमसीक्यू सच्ची में तो बता रहा हो हूँ। जाता है। नहीं नहीं, अरे कितने आंसर्स तो ऐसे थे मेरे गलत हो जाते थे एमसीक्यू के अंदर, फिर याद आता अच्छा ऐसे करना है क्या। तो तू सोच, कुछ भी कर सही रखा था बात। भाई एमसीक्यूज के अंदर, कुछ भी कर रखा था पिछले साल। कैसे कैसे मतलब बच्चों ने फाइट करी है ना, मुझे पता। एमसीक्यूज अब ज्यादा सिंपल नहीं है। एमसीक्यूज में बताया आपको, पता नहीं चलेगा कौन कौन से आंसर है, पता है क्या है। देख चीजें बहुत सारी ठीक हो सकती है, लेकिन एक माइंडसेट है, सिर्फ सामने वाले ने जो एमसीक्यू बनाया उसने क्या माइंडसेट रखा अपने दिमाग के अंदर, तो उस हिसाब से उसने आंसर दे दिया। अब मैं कुछ और सोच रहा था, मैंने कुछ और मार्क कर दिया आंसर का। लेकिन फिर हमें तो सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, कि सीबीएसई ने इसको करेक्ट बोला तो मुझे उसे ही टिक करना है। तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होती थी। अगर मान ले मैंने क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन करवाए ना, तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते थे कि जिसके अंदर लॉजिक, कोई आंसर नहीं है, लॉजिक नहीं है उसके अंदर। कि आंसर वैसा एमसीक्यू क्यों मार्क करा, बस हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा समझाना है और थोड़ा सा रट रट भी लेना है कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आया। बिकॉज सीबीएसई के जो प्रिस्क्राइब एमसीक्यूज थे, वो हर एक एमसीक्यू लॉजिक बेस्ड नहीं था। उन्होंने बस आंसर दे दिया, बस, चाहे वो ठीक है चाहे गलत है। तो दिक्कत हुई थी बहुत एमसीक्यूज से। ओके सर। चलो,
अब फटाफट से हेडिंग लर्न हो गई। सर मेरा ऑब्जेक्टिव था 95 मार्क्स लाऊं। सर उसके लिए मैंने कुछ एजम्पशंस लगाई कि सेल्फ स्टडी करूँ कि कोचिंग सेल्फ स्टडी करूँ कि सर कोचिंग करूँ। फिर मैंने आइडेंटिफाई करे टीचर्स अकाउंट्स के लिए और मैथ्स के मैंने टीचर्स देखे अपने एरिया में कितने सारे टीचर्स हैं। मैं उनकी ट्रायल क्लास लेने के लिए गया। फाइनली मैंने एक बेस्ट टीचर को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने अपनी प्लान्स की जर्नी स्टार्ट कर दी सर, निकल पड़ा मैं मेहनत करने के लिए। एंड फिर बाद में हर वीक या हर मंथ में अपनी चेकिंग करता था, सेल्फ इवेल्युएशन करता था कि जो मेरा जो प्लान था उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक है, समझे? तो एक बार तो मैंने क्या कर दिया ना, आपको ये वाला प्रोसेस की हेडिंग्स लर्न करवा दी। नेक्स्ट वाली क्लास से हम इसके अंदर जो लिखना है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्लान चल रहे नहीं चल रहे कि मुझे प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि सर इसकी डिटेल स्टडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स क्या बताएंगे कि आपको क्या अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटेड टू ईच डिपार्टमेंट। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हर एक डिपार्टमेंट को भी बताएंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली टू डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली हम बताएंगे भाई कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, कंपनी ये अचीव करना चाहती है, उसके लिए आपके ये जो ऑब्जेक्ट आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने सेल्स डिपार्टमेंट को बोला कि भाई आपको थोड़ा और ज्यादा सेल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने बोला कि भाई आपको थोड़ी सी क्वालिटी और इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब। तो ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बाकी सारे डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि उनके कंपनी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। देन दीज हैव टू परक्यूलेट डाउन टू ऑल द एम्प्लॉइज। परक्यूलेट डाउन का मतलब कि सारी बातें हमको क्या करनी है सर, सारे एम्प्लॉइज को भी बतानी है टू ऑल द लेवल्स सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो परक्यूलेट का मतलब इन्फॉर्मेशन को आपको स्प्रेड करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कंपनी। ऑब्जेक्टिव कुड बी टू अचीव अचीव सेल्स। तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सर हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है या बिजनेस को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो फटाफट से देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या सीखा। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स क्या स्पेसिफाई करेंगे कि कंपनी को क्या अचीव करना है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। हेडिंग डाली तूने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसमें क्या लिखना है, व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव, व्हाट अचीव। कंपनी वांट्स टू अचीव। लिखिए सर। What company wants, objectives can be set for the entire organization stated to each department। तो ये जो है stated to each department, ये जो objectives है ये stated होने चाहिए to each department to determine how all the departments would contribute towards the overall objectives। ये लाइन समझ गए ना आप लोग? तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करना है, उनको बताने के लिए कि भाई आज के बाद आपके डिपार्टमेंट्स को कैसे वर्क करना है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। और ये पर्कुलेट करना है मतलब ये इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है टू ऑल द एम्प्लॉइज एट ऑल द लेवल्स, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी एंड लोअर लेवल पे भी, टू कंट्रीब्यूट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट डाउन कट डाउन कर दिया है, तो कम से कम इतने इस नोट्स को तो लर्न करना ही है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं होएगा कि सर इसके अंदर भी कुछ हम कम कम कर रहे हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसेस बोले तो assumptions, plans are made on the basis of some assumptions। ठीक है सर, प्लानिंग के लिए कुछ assumptions लेनी पड़ेगी बिकॉज प्लान इज मेड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर है तो सर कुछ assumptions तो होगी। These assumptions which people which provide the basis for planning are called the premises। तो ये जो assumptions है ना इनको क्या बोला जाता है, premises। All managers involved in planning should be familiar with them। तो सारी इन assumptions के साथ कौन familiar होना चाहिए, ये assumptions के बारे में किसको पता होना चाहिए सर, मैनेजर्स को पता होना चाहिए। बिकॉज प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एंड रीच देयर डेजिग्नेशन subject to these। All managers involved in planning should be familiar with them because plans are expected to operate and reach their designation subject to these। तो बेसिकली सारे मैनेजर्स को पता होना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली जो सारी जो एजम्पशंस है उसके ऊपर वर्क अपॉन किसको करना है, मैनेजर्स को करना है। इंटरनल प्रीमाइसेस होती है और एक होती है एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। व्हाट आर इंटरनल प्रीमाइसेस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मशीनरी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब किसको पता होता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को पता होता है। किसके बारे में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, मशीनरी,
सर कैपिटल कितनी लगा रखी है हमने कंपनी के अंदर, एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि सर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी है। तू थोड़ी ना कस्टमर को बताता है कि देखो सर मैंने ये प्रोडक्ट 100 का परचेज करा और मैं आपको 200 का सेल कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। हम तो सीधा कस्टमर्स को क्या करते हैं, 200 का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। हम थोड़ी ना बताते हैं कि हमें इसको कितने का पड़ा हमें, और हम आपसे फिर कितना लूट रहे हैं, ये थोड़ी ना बताते हैं। एक्सटर्नल प्रोमाइसेस, सर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, एजम्पशंस। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से यू हैव टू मेक द डिसीजन फॉर योर कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। कंपटीशन देखना पड़ेगा कि सर कौन कौन से कंपटीशन इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, और वो जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या अच्छा कर रहे हैं टू अचीव मोर ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल फॉर योर बिजनेस के अनफेवरेबल है, ठीक है, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इसमें क्या लिखा है, आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो एक लिस्ट बना लो कि सर मेरी एक जो है ना डेस्टिनेशन, और मैं उसमें कैसे पहुंच सकता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे रूट्स होंगे, प्लान नंबर ए हो जाएगा, प्लान नंबर बी हो जाएगा, प्लान नंबर सी हो जाएगा, एज देयर कैन बी मेनी वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सर किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अल्टीमेटली देख, लाइफ में हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब मनी अर्न करने का। कोई सर लॉयर बन जाता है, एलएलबी कर देता है, कोई एमबीए बन के पैसे कमा लेता है, कोई सीए कर लेता है, कोई टीचर बन जाता है। तो अल्टीमेटली सर मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न द मनी। और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करके अल्टीमेटली क्या कमा रहा है, मनी तो अर्न कर रहा है ना, है ना। एंड मैनेजर्स मस्ट नो ऑल ऑफ देम, और मैनेजर्स को सारे क्या पता होने चाहिए कि सर मैं जो प्लान है उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ही शुड नो ऑल द ऑप्शंस। सेल्स कुड बी इंक्रीज थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब देखो सेल्स कैसे इंक्रीज करी जा सकती है, बाय इनहेंसिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दो, अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सर्विसेज, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स, बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइंस। तो अल्टीमेटली मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है, तो देयर आर वेरियस वेज जिसके थ्रू मैं सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो आपका ऑप्शन है, आपको जो फॉलो करना है आप इसको फॉलो करो, है ना। डन, यस सर। ठीक है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो मतलब यू शुड नो ऑल द रूट्स, सारे प्लान्स भी पता होने चाहिए आपको कि सर कैसे अचीव होगा ये सब। आगे चलते हैं, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड। तो जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है ना, उसका एक प्लस पॉइंट देख लो और उसका नेगेटिव पॉइंट देख लो कि सर अगर मैं इस प्लान से जाता हूँ तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज, टू डिटरमाइन देयर फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन द लाइट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। उसका फिजिबिलिटी का मतलब, यस सर। फिजिबिलिटी का मतलब कि सर ये रास्ता सही रहेगा, ये प्लान सही रहेगा नहीं लगेगा, सर क्या ये मेरे लिए फिजिबल है नहीं है, ठीक है। अब पीयूष को बोला कि पीयूष भाई पैसे कमाने लाइफ में, पीयूष ने बोला हाँ जी सर कमाने। मैंने कहा कैसे, पढ़ाई करके कि बिना पढ़ाई करके, कह रहा है सर बिना पढ़ाई करके मेरे लिए ज्यादा फीजिबल है, पढ़ाई करके नहीं कमाने मुझे, अदर देन पढ़ाई मुझे कमाना है। तो फिजिबिलिटी का मतलब इन विच वे यू आर कंफर्टेबल। तो आपको एक कंफर्टेबल रास्ता ढूंढना पड़ेगा किस चीज का, अपने प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कंफर्टेबल तो वैसे कुछ होता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इजी वे आउट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन द लाइट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव्स, और उस रास्ते के कॉन्सिक्वेंसेज। प्लान ए पर जा रहे हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्लान बी से अगर जा रहे हो तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इन द लाइट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव। इन फाइनेंशियल प्लान्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई फाइनेंशियल प्लान्स ली है आपने, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर इसके अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर मैंने किसी से पैसे लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करी तो क्या वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी। सर मुझे जो, अगर मैंने किसी से लोन्स लिया है तो मुझे इंटरेस्ट भी तो देना है। तो सर क्या मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है, सर मैंने 10 लाख रुपीज का लोन लिया, उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक कंपनी के अंदर, और वो कंपनी मुझे 12% पर एनम अर्न करके दे रही है। लेकिन सर ये जो 10 लाख का जो मैंने लोन लिया ना बैंक से, सर उसमें मैं 14% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो क्या ये डिसीजन फीजिबल है, क्या क्या ये डिसीजन सही है क्या, इज इट करेक्ट, बोल। हाँ ये करेक्ट ही करेक्ट है। है। करेक्ट है, अगर लोन लिया तो वो इंटरेस्ट देनी पड़ेगा। हाँ लोन लिया है तो बैंकर्स को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 14%। और जो 10 लाख रुपीज जो लिए वो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, 12%। क्या ये डिसीजन ठीक है, नहीं, जो 12% गलत है। का वो 2% लॉस हो रहा हाँ है।
2% का लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर के सर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो कितना आ रहा है। सर 10 लाख लगा के रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है वो 12% आ रहा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया सर 14%। तो सर 2% का हमें क्या हो रहा है लॉस। रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट हायर रिटर्न इट इज लाइकर टू गिव। जितनी इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी ना उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट्स आने के चांसेस है ना जी। रिस्क to evaluate such proposals, detailed calculation of earnings, taxes, earnings per share should be done। तो ये सब देखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंडसेट लगाना पड़ेगा थोड़ा। फिर देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। अब क्या है पॉइंट नंबर 5, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज थे, उसमें आपने सबका पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया, इवैल्यूएशन कर ली। अब एक बेस्ट प्लान को आपने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, अडॉप्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द आइडियल प्लान कैसा होता है, एक आइडियल प्लान कैसा होता है, एक अच्छा प्लान कैसे होता है सर, वो फीजिबल हो, मतलब हम इजीली उसको अचीव कर सकते हैं सर, उससे प्रॉफिट भी आना चाहिए विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके अंदर सर जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना वो काफी ज्यादा कम है। Most plans may not be subject to mathematical analysis. In such cases, subjectivity and managers' experience, judgment, and intuitions are important to select the most viable alternative। अब मान ले तेरे दोस्त ने पैसे मांगे तेरे से कि पीयूष भाई थोड़े से मुझे पैसे वैसे दे दे। अब इसके अंदर तू ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसके अंदर तू ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा, तू बोलेगा यार ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है, पहले भी इसने पैसे दिए थे, मुझे टाइम से दे दिए थे, तो मैं फटाफट से क्या कर दूंगा, उसको पैसे दे दूंगा। तो कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पर क्या लगती है सब्जेक्टिविटी, या फिर क्या काम आता है मैनेजर्स का एक्सपीरियंस, या फिर आपकी क्या काम आती है जजमेंट और आपकी अंदर की आवाज, इंट्यूशन। हर डिसीजन को लेने के लिए कैलकुलेटिव अप्रोच नहीं होते। समझ रहे हो मेरी बात, हर डिसीजन को आप कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंसिस्ट ऑफ वन बेस्ट कोर्स। तो एक प्लान की जगह हम कभी कभार क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्लान्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक बड़ा प्लान बनाने से अच्छा है छोटे छोटे प्लान्स बनाओ। तूने एक प्लान बनाया कि सर मैं बीएसटी सितंबर एंड तक पूरी खत्म कर दूंगा, मैंने क्या ऐसे प्लान मत बनाओ, ऐसा प्लान बनाओ कि सर 2-3 दिन के अंदर हर एक चैप्टर को खत्म करना है। एक एक चैप्टर जैसे जैसे अचीव होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, ऑटोमेटिकली बीएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ा प्लान ना बना के छोटे छोटे प्लान्स बनाओ जो कि आपके बड़े प्लान को अचीव करवा दे। ठीक है। फाइनली पॉइंट नंबर 6, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। अब जो प्लान था आपने सब कुछ कर लिया, अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन। अब आपकी एक्शन की बारी आ गई। अच्छा सा टीचर वीचर आपने ज्वाइन कर लिया, अब एक्शन की बारी आ गई, मतलब आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो और होमवर्क सारा कंप्लीट करो। फॉर implementing the plans, management start organizing and assembling resources for it. If there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required। अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ज्यादा मशीन्स और ज्यादा लेबर चाहिए। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर मोर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी, है ना। फॉलो अप एक्शन। दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान। जब अपने प्लान्स को आप क्या कर रहे हो सर, मॉनिटर कर रहे हो, एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो आपका जो प्लान जो है वो आपके शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा। whenever there are deviations from the plans, अगर आप प्लान से ज्यादा कर लेते हो या फिर प्लान से कम करते हो, इमीडिएट एक्शन हैज टू बी टेकन टू ब्रिंग इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, अपने प्लान्स पर वापस आना पड़ेगा। देखो अच्छा कर रहे हो प्लान से तो ठीक है, फिर ऐसा मत बोलना कि कम प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा हो रही है प्लान से भी ज्यादा चलने दो। लेकिन अगर सर आप पीछे रह गए, मतलब प्लान था 1000 टी शर्ट्स बनाने को और आपने बनाई सिर्फ 700 टी शर्ट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, प्लान के साथ जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी और मेक चेंजेस इन द प्लान। और सर अगर वो चाह के भी नहीं हो सकता सर, 700 से हम 1000 पे जा ही नहीं सकते, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान को ही चेंज कर दो। 1000 मत बनाओ टी शर्ट्स, अब कितनी बनाओ, 700 टी शर्ट्स बनाओ। क्योंकि वो जो 1000 जो था दैट वाज इनअचीवेबल टारगेट्स, इम्पॉसिबल इट वाज। ठीक है। तो अपने प्लान्स को ही चेंज कर दो। समझे नहीं समझे, समझे। यस सर। ओके। तो ये सारा मैंने पढ़ाया आपको।